नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीडीओ ऑफिस एसोसिएशन और ऑल विलेज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन से विभिन्न मांगों पूरी करने की मांग को लेकर 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पत्रकारों के लिए हृदय एवं विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर, लोकायुक्त पुलिस ने मोड़ा केस में लिया एक्शन। मैसूर राजघराने के वाडियार के सांसद बनने के बाद पहले लीगी दरबार के लिए स्वर्ण सिंहासन तैयार। बीजेपी और अफसरों ने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन पर बोली सीएम आदित्य। मुंबई में आतंकी खतरों के अलर्ट के बाद सुरक्षा सख्त, भीड़भाड़ और धार्मिक जगहों पर मॉक ड्रिल के निर्देश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पीडीओ संघ के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद कुमार अभिमान ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों और ग्राम पंचायत सदस्य संघ के सभी संघों के नेतृत्व में उन्होंने पीने के पानी को छोड़कर सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया है। शनिवार को बीदर प्रेस हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की 68 से 70% जनता को 70% सेवाएं स्थानीय निकाय ग्राम पंचायतें मुहैया करा रही हैं। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत विकास अधिकारी, सचिव, द्वितीय श्रेणी खाता सहायक इस प्रणाली में कार्यरत ग्राम पंचायत के सभी कर्मचारी कई वर्षों से कई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और विभाग से गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत के कामकाज में आ रही समस्याओं और उचित व्यवस्थाएं करने की मांग की है, लेकिन उन्होंने सरकार और विभाग के इस रवैये की निंदा करते हुए सीधे तौर पर पंचायत विकास अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें पूरा करने की मांग की है। विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर से पूरे राज्य में ग्राम पंचायत सेवाएं बंद कर अनिश्चितकालीन संघर्ष किया जाएगा। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಿಡಿಎಸ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡಿಒಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪತ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವೃತ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತ ಏನು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹೋದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2500 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿತ್ತು। ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಇಲಾಖೆಗೆ। ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 ವರ್ಷ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ। ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಿಒ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಂಥ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಜನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯೋಜನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡಿಯೋ ಕೈಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ದಿವಸಗಳ ಉದ್ಯೋಗನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಲೋಕೋದ್ಯೋಗಗಳ आज के पत्रकार काफी दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे में
अगर वे अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करें तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ऐसा कहना है गुदगे अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन गुदगे का। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के मद्देनजर उन्होंने कहा कि हृदय और विभिन्न बीमारियों की मुफ्त जांच कार्यक्रम में पत्रकारों से बात की। डॉक्टर सचिन गुदगे ने कहा कि पत्रकारों को अपने काम के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य एक वरदान है, अगर स्वास्थ्य खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए काम से ज्यादा स्वास्थ्य को महत्व देना चाहिए। गुदगे अस्पताल के अध्यक्ष और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत गुदगे ने बात करते हुए कहा कि हम 2012 से हृदय दिवस मना रहे हैं। हाल ही के दिनों में हृदय रोग तेजी से फैल रहा है। इसी अवसर पर डॉक्टर SR मनमशेट्टी, डॉक्टर C आनंद राव, डॉक्टर मदन वैजनाथ, डॉक्टर MA सेरिकर और डॉक्टर महेश थोंडारे और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಸಂಡೇ ರೋಲಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಥೀಮ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ ಥೀಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ ಇದಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ABCD ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈ. ಸೊ ಈ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ, ಶುಗರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, BP ಇರೋರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರು, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿರು, ಅವರು ಗಾಂಜಾ ತಗೋತಿರು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು? ಸೊ ಇದು ಕಾರಣ, ಈಗ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಥೋಂಡಾರೆ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಘಾತ. ಇದು ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತ ರೋಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು 40 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, 25 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೃದಯಘಾತ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಘಾತ, ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ FIR दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने मूडा मामले में सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर
फैसला सुनाते हुए जनप्रतिनिधि कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटका लोकायुक्त से इस मामले की जांच कर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद आज मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस मामले में सीएम को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के साले मल्लिकार्जुन स्वामी को आरोपी नंबर 3 और देवराज को आरोपी नंबर 4 बनाया गया। मुख्यमंत्री पर अपने अधिकारों को दुरुपयोग करने, उनकी पत्नी के नाम मैसूर में मुड़ा साइट आवंटित करने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता ने आज सेशंस कोर्ट में एक और रिट पिटीशन फाइल कर इस मामले की सीबीआई से जांच करने की अपील की है। मैसूर का पूर्व शाही परिवार मैसूर पैलेस में अपने निजी दशहरा शरद नवरात्रि समारोह के लिए तैयारी कर रहा है। 280 किलोग्राम वजनी ऐतिहासिक रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन को परंपरा के तहत मैसूर के पूर्व राज परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णादत्त चामराज वड़ियार के मैसूर कोडगू सांसद बनने के बाद उनके पहले प्रतीकात्मक निजी दरबार के लिए तैयार किया गया। पिछले साल दशहरा के बाद इस सिंहासन को तोड़कर मैसूर पैलेस वार्ड के स्ट्रांग रूम में रख दिया गया था, जिसे शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच हटा लिया गया। बाद में इसे मैसूर पैलेस के अंबविलास दरबार हॉल में इकट्ठा किया गया। पैलेस बोर्ड के एसपी एसीपी एचएम चंद्रशेखर के अनुसार पूरी प्रक्रिया पैलेस बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर टीएम सुब्रमण्यम, प्रमोदा देवी वड़ियार की मौजूदगी में की हुई। स्वर्ण सिंहासन को स्थापित करने से पहले मैसूर पैलेस में महल के पुजारियों की एक टीम द्वारा गणपति होम, नवग्रह होम, शांति पूजा और अन्य पूजाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई। पूर्व मंत्री और विधायक रमेश जारकीहोली ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वह और विधायक बसवगढ़ पाटिल यत्नाल पूर्व मुख्यमंत्री के एस ईश्वरप्पा को भाजपा में वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईश्वरप्पा को भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने बर्खास्त कर दिया है और अब उन्हें वापस भाजपा में लाने का फैसला उन्हीं को रुक करना है। हम ऐसा कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। और हाल ही में ईश्वरप्पा के आवास पर हुई बैठक में लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लिए सेकेंडरी आरक्षण और कुर्बा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीति पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ईश्वरप्पा पिछड़े समुदाय के नेता थे और हम उनका सम्मान करते हैं। जारकीहोली ने शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें यत्नाल का फोन आया और उन्हें ईश्वरप्पा के आवास पर आने को कहा गया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि विधायक राजू गौड़ा वहां मौजूद थे और अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं केस के आवास पर नहीं जाता। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम आतिशी ने कहा, हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है, जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है, उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय और जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकती है और निगम बैठक की अध्यक्षता भी केवल मेयर कर सकती है। दिल्ली की सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा, भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैं। निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं। उन्होंने आगे कहा, कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल ने, बीजेपी ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र के मुंबई में आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलर्ट को देखते हुए मुंबई शहर की
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इसी अलर्ट के बाद से धार्मिक स्थलों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल्स करने का निर्देश भी जारी किया गया है। सिद्धिविनायक मंदिर के पूर्व ट्रस्टी राजाराम देशमुख ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से अलर्ट आने के बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए, विजिलेंस बढ़ाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई समस्या न आए। इन सबको देखते हुए पुलिस ने अपनी संख्या बल को बढ़ा दिया है और जांच भी ज्यादा की है। मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि अगर किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत इस बात की जानकारी दे। जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में स्थित सरकारी वकील के कार्यालय में एक संविदाकर्मी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त अशोकनगर बालाराम ने बताया कि 34 वर्षीय संविदाकर्मी मनीष सैनी का शव वकील कार्यालय में फंदे से लटका मिला। वह बांदी कुई का रहने वाला था। सैनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग को लेकर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित परिजनों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में संविदा कर्मचारी मनीष सैनी द्वारा आत्महत्या किया जाना बेहद दुखद है और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुंबई स्थित कार्यालय के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट को एक महिला ने तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम की है और इससे राज्य सरकार के दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यालय मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के समय फडणवीस अपने कार्यालय में नहीं थे। फडणवीस के पास गृह विभाग भी था। पुलिस उपायुक्त डीसीपी प्रवीण मुंडे ने पत्रकारों को बताया कि मध्य मुंबई की रहने वाली महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला ने पहले भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इसी तरह की हरकत की थी। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम शुक्रवार को उसे काउंसलिंग देने के लिए उसके घर गई। महिला के मानसिक रूप से बीमार होने के संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला ने पहले भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इसी तरह की हरकत की थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस की एक टीम शुक्रवार को उसे काउंसलिंग देने के लिए उसके घर गई। महिला ने मानसिक रूप से बीमार होने के संबंध में भी जांच की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को बताया कि राज्य की पुलिस ने तड़के 8 बच्चों सहित 17 बांग्लादेशियों को बॉर्डर से वापस भेज दिया है। शर्मा ने भारत में रोहिंग्याओं को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि घुसपैठ में काफी वृद्धि हुई है और जनसंख्याकीय आक्रमण का खतरा वास्तविक और गंभीर दोनों है। उन्होंने कहा कि असम भारत बांग्लादेश सीमा के केवल एक हिस्से की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन एक बड़े इलाके में ऐसा भी है जहां से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। शर्मा ने कार्रवाई के लिए असम पुलिस की पीठ भी थपथपाई है और गुड जॉब कहा। असम पुलिस की सराहना करते हुए सीएम हेमंत ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कथित घुसपैठियों के नाम भी बताए। जिन बांग्लादेशी वयस्कों को असम पुलिस ने बॉर्डर से वापस भेजा, उनकी पहचान हारुल लामीन, उमाय खुनसुम, मोहम्मद इस्माइल, संसीदा बेगम, रुफिया बेगम, फातिमा खातून, मोजूर रहमान, हबीउल्लाह, सोबिका बेगम के रूप में हुई है। इससे पहले पिछले हफ्ते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य की पुलिस ने करीमगंज जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से घुसपैठ कर रहे 4 बांग्लादेशियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल की आग उगलती मिसाइलों ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार शुक्रवार और आज हुए हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को ढेर कर दिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले को अंजाम देने के बाद शुक्रवार और आज उसके चीफ सैयद हसन नसरल्लाह को निशाना बनाकर घातक हमला किया गया। इसी भीषण हवाई हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया। आईडीएफ के अनुसार शुक्रवार के हमले में ही नसरल्लाह को सेना ने ढेर कर दिया था, मगर इसकी पुष्टि आज की गई है। हालांकि लेबनान पर इजरायली सेना के भीषण हमलों के बाद
नसरल्लाह की किस्मत की तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने बताया कि वह अब हसन नसरल्लाह नहीं रहा। इसके बाद अब IDF ने भी हसन नसरल्लाह के मारे जाने का दावा किया है। बता दें कि पिछले 32 वर्षों तक ईरान समर्थित आतंकी समूह का नेता हसन नसरल्लाह हमास पर हमले के खिलाफ 1 साल से इजराइल से जंग लड़ रहा था, मगर अब वह खुद अपनी जान गंवा बैठा। इससे पहले इजरायली सेना ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद मार गिराया था। इजराइल और हिजबुल्लाह में जंग और तेज होने के चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी अमेरिका यात्रा के बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा। इजराइल के इस बीच हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़ा घातक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर भारी पलटवार कर रहा है। दोनों पक्षों में अब भीषण युद्ध शुरू हो चुका है, जिसे देखकर मध्य पूर्व के देशों में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध का ऐसे स्वरूप देखकर अमेरिका भी हैरान है, मगर इस युद्ध को रोकना अब बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह से भी आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान पर मिसाइलों और बमों की बारिश कर दी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को IDF चुन चुन कर निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के हेड ऑफिस को बड़े धमाके से उड़ाने का दावा करते हुए तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू के अमेरिकी यात्रा के बीच छोड़कर वापस लौटने की घोषणा कर दी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। PDO ऑफिस एसोसिएशन और ऑल विलेज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन से विभिन्न मांगों पूरी करने की मांग को लेकर 4 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर पत्रकारों के लिए हृदय एवं विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ FIR, लोकायुक्त पुलिस ने मोड़ा केस में लिया एक्शन। मैसूर राजघराने के वाडियार के सांसद बनने के बाद पहले बीटी दरबार के लिए स्वर्ण सिंहासन तैयार। बीजेपी और अफसरों ने संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। MCD स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन पर बोली CM आदित्य। मुंबई में आतंकी खतरों के अलर्ट के बाद सुरक्षा सख्त, भीड़भाड़ और धार्मिक जगहों पर मॉक ड्रिल के निर्देश। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।